हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि वित्तीय लेखांकन। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा हमारा, और चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर थर्ड। तो आज हमारा लेक्चर नंबर थर्ड है, मतलब 2 लेक्चर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं हिंदी मीडियम के लिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंट वित्तीय लेखांकन। ओके, तो आज हम लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर जो आज हम करेंगे वो है लेखांकन की परंपराएं यानी कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इंग्लिश मीडियम के लिए लेक्चर्स अलग हैं, हिंदी मीडियम के लिए अलग है ना। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो अलग से अपलोडेड है चैप्टर फर्स्ट, आप देख सकते हैं। सबसे पहले लेखांकन की परंपराएं जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ 2 शब्द लिखे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि 2 चीजें हैं यहाँ पर, है ना। एक तो है लेखांकन और एक है परंपराएं। लेखांकन मतलब अकाउंटिंग, है ना, लेखा करना, आपने पढ़ाई है डेफिनेशन वगैरह लेक्चर फर्स्ट में। और परंपराएं मतलब आप समझ सकते हो ट्रेडिशनल, जो पुराने टाइम से कुछ परंपराएं चली हुई आ रही हैं और वो परंपराएं आगे जाके सिद्धांतों को जन्म देती हैं, है ना। तो परंपरा क्या है? तो कोहलर ने कहा है कि परंपरा व्यवहार का एक कथन या नियम है। जो हम व्यवहार में जो कथन या जो नियम उपयोग करते हैं वही एक परंपरा है। बहुत सारी परंपराएं होती है ना, हर कंट्री के हिसाब से, हर एरिया के हिसाब से, हर संस्कृति के अंदर बहुत सारी परंपराएं हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी, है ना, हिंदुस्तान तो विविधताओं का देश है, बहुत सारी परंपराएं हैं हम यहाँ पर, है ना। बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग परंपराएं हैं। तो वो परंपराएं क्या है? व्यवहार है, कथन है, जो नियम बन जाती है, जिसे सामान्य स्वीकृति समस्याओं के किसी श्रेणी के समाधान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसका समाधान निकाला जाता है परंपरा द्वारा, जो उस समाज के अंदर अपनाई जाती है, जो किसी विशिष्ट परिस्थिति में व्यवहार निर्दिष्ट करता हो। किसी विशिष्ट परिस्थिति में क्या करना है ये हमें परंपराएं ही सिखाती हैं। तो अब इन परंपराओं को हमने ये जो परंपराएं हैं ये कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटिंग में भी काम आई है, और वो आगे जाके फिर अकाउंटिंग परंपराएं बन गई, लेखांकन की परंपराएं बन गई। तो ऐसी लेखांकन की परंपराएं कौन कौन सी हैं? तो 4 है टोटल, जिसमें सबसे फर्स्ट परंपरा जो है, अच्छा ये हमेशा ध्यान रखना, जो परंपरा होती है यही आगे जाके सिद्धांत को जन्म देती है। तो पहले परंपरा आती है, फिर सिद्धांत बनते हैं, और उन सिद्धांतों के आधार पर फिर लोग चलते हैं, वो नियम कायदे अपनी लाइफ के अंदर या फिर अकाउंटिंग के अंदर लोग अपनाते हैं। तो अकाउंटिंग में भी ऐसा ही हुआ होगा, पहले सिद्धांत आए, पहले परंपराएं आई और परंपराओं ने सिद्धांत को जन्म दिया, और सिद्धांतों को फॉलो करके हम अकाउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिन जो है, उत्पत्ति जो है, सिद्धांतों की उत्पत्ति वो कहाँ से हुई है? परंपराओं से हुई है। तो हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह जो बने हुए हैं, वो परंपराओं से ही निकले हुए हैं। तो वो परंपराएं बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, तो उसी का अध्ययन हम करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट परंपरा है अनुदारवादिता या रूढ़िवादिता की परंपरा। इसको रूढ़िवादिता की परंपरा के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है और अकाउंटिंग के अंदर हमारे बहुत काम आती है। अगर आप कॉमर्स में अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के आए हैं तो आप इस परंपरा से भली भांति परिचित हैं, जाने अनजाने। अब सुनिए है क्या ये परंपरा? ये बोलती है कि अगर भविष्य में कोई भी व्यापार होता है ना, उसे भविष्य में या तो लाभ दिख रहा होता है या कोई हानि दिख रही होती है, कि फ्यूचर में हानि हो सकती है या लाभ हो सकता है, इसका अनुमान एक व्यापार लगा सकता है। अगर फ्यूचर में कोई लाभ होने की संभावना हो तो उसे चालू वर्ष में उसको उसका लेखा करना या उसको रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है। वो जब लाभ होगा तब रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन भविष्य में अगर कोई हानि होने की संभावना हो तो उसको चालू वर्ष के अंदर लिखा जाएगा, उसका लेखांकन किया जाएगा, उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। अगर आप इस नियम को जानते हैं, इसका मतलब आप अकाउंटिंग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अगर आप में से कोई जानता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और जो पहली बार सुन रहे हैं वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि आप भी निराले लोग हैं। क्योंकि हम करते तो यही आ रहे हैं कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होता है तो उसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं, और फ्यूचर में कोई हानि होने की संभावना है तो उसको हम अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फ्यूचर में जब
प्रॉफिट होगा तब रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन लॉस अगर फ्यूचर में हो तो उसको अभी रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाते हैं, इसीलिए बहुत सारे प्रोविजंस बनते हैं, बहुत सारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है ना। तो ये चीज है। ठीक, तो अब आपको बताना है कमेंट करके, ये तो ठीक है। तो ये चीज कहां से निकल के आई? यही रूढ़िवादिता की परंपरा है। ये रूढ़िवादिता की परंपरा ही हमें बताती है कि संभावित हानियों का लेखा या उसका प्रावधान किया जाना चाहिए, परंतु प्रत्याशित लाभ यानी कि फ्यूचर में अगर लाभ की अपेक्षा है तो उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में रूढ़िवादिता को सुरक्षा की नीति के रूप में जाना जाता है। सुरक्षा लाभ के केस में चाहिए या हानि के केस में चाहिए। मैं बोलूं आपके एक बहुत बड़ा व्यापार में नुकसान होने वाला है तो अब सुरक्षा चाहिए, या फिर मैं बोलूं आपके फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला, अब सुरक्षा चाहिए। हानि के केस में ना तो उसको सुरक्षा नीति के रूप में भी जाना जाता है, ताकि व्यापार हानि लाभ होगा तो फायदा ही है, बढ़िया ही है, तो उसको तब होगा तब रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ी हानि हो गई तो उसको अभी से रिकॉर्ड करो, उसके ऊपर अभी से ध्यान दे दो। क्यों? वो हानि बहुत ज्यादा व्यापार को प्रभावित कर सकती है, ओके, नेगेटिव रूप से, नकारात्मक रूप से, इसलिए ऐसा होता है और ये हमें रूढ़िवादिता की परंपरा बोलती है। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। ये परंपरा ये बोलती है कि जो आपके वित्तीय विवरण होते हैं, वित्तीय विवरण समझते हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह शामिल किए जाते हैं। तो ये जो आप बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें पूर्ण प्रकटीकरण दीजिए, है ना, पूरा डिस्क्लोजर कीजिए, क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हैं, जो मैंने ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स गिना है आपको, इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, इन फाइनल अकाउंट्स का उपयोग कौन कौन करते हैं? हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। इसका उपयोग विनियोगकर्ता करते हैं, बैंकें करती है, ग्राहक करती है, सरकार करती है, अनुसंधानकर्ता करते हैं, स्वामी करते हैं, कर्मचारी करते हैं, ऋणदाता करते हैं, बहुत लोग इनका उपयोग करते हैं। तो अगर आप उनसे संबंधित अगर आप पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा नहीं अपनाएंगे तो उन लोगों को कभी भी आपके व्यापार से संबंधित करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं। इसलिए आप पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा अपनाइए, ताकि उन लोगों को वह सही सही सूचना, इन्फॉर्मेशन मिल सके जो जिसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। ओके, इस परंपरा के अनुसार व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का पूर्ण रूपेण प्रदर्शन होना चाहिए। वर्ष भर किए गए व्यवहारों का सारांश अंतिम खातों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। पता है हमको, लाभ हानि खाता विवरण वर्ष भर की क्रियाओं के परिणाम को दर्शाता है, जबकि स्थिति विवरण वर्ष के अंत की आर्थिक स्थिति को बताता है। पीएनएल अकाउंट पूरे साल के ट्रांजैक्शन को दिखाता है, और बैलेंस शीट जो है एक दिन की फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति व्यापार की बताता है। अब इन सब में रुचि कौन लेते हैं? स्वामी, कर्मचारी, ऋणदाता, विनियोजक, लेनदार, बैंक, सरकार, उपभोक्ता आदि। अतः यह आवश्यक है कि इन विवरण पत्रों के अंदर सूचनाएं निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी और निष्ठा के साथ प्रकट की जानी चाहिए। यह है पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, फुल डिस्क्लोजर ट्रेडिशन, इसको कन्वेंशन इसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है महत्व की परंपरा, इसको मैटेरियलिटी बोलते हैं, है ना, महत्वता की परंपरा। ये परंपरा ये बोलती है कि जो महत्वपूर्ण है, जो खर्चे, जो आइटम, जो चीजें महत्वपूर्ण है उनको तो अलग से दिखाओ, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उनको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, उन सबको मिला के दिखाओ। नहीं समझे? मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने सन्ड्री एक्सपेंस नाम सुना होगा, विविध खर्चे। उसमें पता क्या खर्चा होता है? चाय का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, पेन का खर्चा, कॉपी का खर्चा, पेंसिल का खर्चा, पानी का खर्चा, है ना, फास्ट फूड थोड़ा खा लिया उसका खर्चा, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, होता है ना, अपने घर में भी देखा होगा आपने, बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं। 1 रुपए की टॉफी ले ली, 2 रुपए का ये ले लिया, पानी पता से खा लिए, क्या अब हम अगर अपने घर का आप हिसाब करते होंगे तो ऐसा लिखते होंगे मेरे हिसाब से, रेंट पे किया इतना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया इतना, किराना दिया इतना, ये तो बड़े बड़े हैं, ये महत्वपूर्ण है, तो इनको अलग अलग आइटम्स के रूप में हम लिख रहे हैं, है ना। पेट्रोल भरवाया इतना, किस्त गई इतनी, है ना, दूध का दिया इतना, ओके। और इसके अलावा बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं, वो भी लिखते हैं क्या? पानी पता से खाए 10 रुपए के, पानी पता से गोलगप्पे, समझते हो ना, हमारे इधर पानी पता से बोलते हैं उसको, गोलगप्पे, है ना, तो गोलगप्पे खाए 10 रुपए की, टॉफी ली 1 रुपए की,
ऐसे लिखते हैं चिप्स ली 5 रुपए की, नहीं, उनको हम क्या लिखेंगे, सब मिला के लिखेंगे ना, सब मिला के लिखेंगे ना। तो वही चीज व्यापार के अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो आप ऐसा मत करो कि उन सबको 1-1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ऐसे लिखने लग गए, बहुत लंबा चौड़ा पैनल बना के लेके आ गए। नहीं, जो महत्वपूर्ण है उसका हेड अलग होना चाहिए, और जो महत्वपूर्ण नहीं है, छोटे मोटे, उन सबको मिला दो, है ना, क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो मेटेरियल नहीं है, उनको सन्ड्री एक्सपेंस में हम डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बिल्डिंग है या फर्नीचर है या प्लांट है या मशीन है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है या टैब, मतलब एसी है, एयर कंडीशनर, इनको हम अलग से दिखाते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं। इसके अलावा और भी एसेट होती है ना, जैसे पेंसिल सीलने के लिए शॉर्पनर लेके आ गए, पेपर की स्टेपलर लेके आ गए, पंचिंग करने के लिए पंचिंग मशीन लेके आ गए, तो क्या इनको भी हम अलग से दिखा के इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं क्या? नहीं, इनको हम करंट एसेट मान के करंट खर्चा मान लेते हैं इसको, है ना, और उसको एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं। भले ये यूज हमारे कितने सालों की होती है, कितने सालों के लिए हमारे लिए यूज होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। तो कौन सा एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हर बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होता है, हर बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस बिजनेस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जो मटेरियल है, उसको तो अलग से दिखाओ, और जो तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा मटेरियल नहीं है, उन सबको एक साथ दिखा दो। ये कहती है महत्वता की परंपरा, मैटेरियलिटी की जो है कन्वेंशंस। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा बोर ना करूँ। संगति एंड एकरूपता की परंपरा, संगति एवं एक रूपता। अब संगति वंगति छोड़िए, एक रूपता पे आ जाइए। एक रूपता की परंपरा, एक रूपता की परंपरा ये है कि आप जो अकाउंटिंग पॉलिसी अपना रहे हैं वो एक जैसी अपनाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 2019 के अंदर आपने WDV मेथड यूज किया डेप्रिसिएशन का, 2020 के अंदर आप SLM मेथड यूज कर रहे हैं, 2021 के अंदर वापस WDV मेथड यूज कर रहे हैं, या फिर यहाँ डेप्रिसिएशन 10% ले लिया, यहाँ 15% ले लिया, यहाँ वापस 10% ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक रूपता रखिए। अगर आपको जो मेथड फॉलो करना है शुरू से कीजिए। हाँ, SLM लगाओगे, SLM लगाओ सब में, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है तो 10%, 10%, 10%। अच्छा, वो स्टॉक को किस पे दिखाओगे? कॉस्ट पे दिखाओगे तो सब जगह कॉस्ट में दिखाइए। अच्छा, मार्केट प्राइस और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो वो फॉलो कीजिए। समझ में आ गया? अच्छा, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो तो कैलेंडर ईयर फॉलो करिए, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करो तो सब जगह फाइनेंशियल ईयर फॉलो करो, ताकि इन जो एक रूपता आएगी ना जब, तो इन सालों के प्रॉफिट, इन वर्षों के प्रॉफिट, इन ईयर्स के प्रॉफिट को आपस में कंपेयर करना, इनकी तुलना करना आसान हो जाता है। तो एक रूपता के लिए, एक रूपता का कहने का मतलब है जो भी सिद्धांत, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग के अंदर, जो भी विधियां, जो पद्धतियां, मेथड्स, वो हर साल सेम रखिए, उनमें ज़्यादा बदलाव नहीं कीजिए। हाँ, जहाँ ज़रूरत हो तो बदलाव कीजिए, बाद में उसका फुली डिस्क्लोजर भी दीजिए नीचे अकाउंट टू नोट्स के अंदर, पूर्ण प्रकटीकरण दीजिए उसका कि आपने ऐसा चेंज क्यों किया, उसकी वजह बताइए। तो एक रूपता लाने के लिए ये सिद्धांत, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, परंपराएं वगैरह जो आप फॉलो कर रहे हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, ताकि उन वर्षों के लाभों को, उनके बहुत सारे रेशियोज को आपस में कंपेयर किया जा सके, उनकी तुलना करके एक रिसर्च किया जा सके, एक डिसीजन लेने में फिर वो सूचनाएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। ओके, देखो यही लिखा हुआ है, इस परंपरा के अनुसार विभिन्न वर्षों में समान लेखे नीतियों एवं सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। व्यवसाय का जीवन काल दीर्घकाल और सतत होता है। चालू वर्ष की उपलब्धियों को पिछले वर्ष की उपलब्धियों में तुलना करने से भविष्य की नीतियां बनाई जाती हैं। लंबे टाइम तक बिजनेस चलाते हैं ना, तो हर बार सेम पॉलिसी अपनाओगे ना, तो फिर उन सालों जो भी वर्ष बीत गए हैं उनके प्रॉफिट्स की, उनकी सेल्स की, उनके खर्चों की, उनकी एसेट्स की तुलना करके आप फ्यूचर के लिए नई पॉलिसी बना सकते हैं। उसमें हेल्प मिलती है, रिसर्च करने में हेल्प मिलती है फिर आपको। तो ये है एक रूपता की परंपरा। तो आई होप आपको ये चारों परंपराएं, लेखांकन परंपराएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन 4 लेखांकन परंपराओं ने ही आगे जाके सिद्धांतों, लेखांकन सिद्धांतों को जन्म दिया, लेखांकन सिद्धांतों को जन्म दिया, जो आगे जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हुए। और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, उसमें हम IFRS, NDS वगैरह भी समझेंगे और उनकी एप्लीकेबिलिटी भी समझेंगे।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर ये पसंद आया है मतलब समझ आया है, पसंद तो क्या आएगा, समझ आया है आपको और इससे हेल्प मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। हमारा टेलीग्राम चैनल है बीकॉम के लिए, जहाँ पर आपको ये वाला PDF मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है @CWG4BCom। @CWG4BCom लिखेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये नोट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं, ये मैं एंड में बताता हूँ सबसे, पेड कोर्सेज अगर हमारा आप लेना चाहते हैं, फुल पेड कोर्सेज, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। ओके, कॉमर्स वाले गुरुजी। CWG की फुल फॉर्म यही है, कॉमर्स वाले गुरुजी, है ना। CWG4BCom मतलब कॉमर्स वाले गुरुजी 4BCom। तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसमें आप स्टोर नाम के सेक्शन के अंदर जाके डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बाय करने में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स।